बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्लास सेकेंड ईयर। आई एम ज़हीरुद्दीन, लेक्चरर केमिस्ट्री एप्सेक्स फोर्ट रोड। आज हम डिस्कस करेंगे FBISC क्वेश्चन पेपर फॉर HSSC और थ्योरी पेपर को, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 85। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि बच्चे फोकस करें इस ओरिएंटेशन क्लास पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको इस ओरिएंटेशन क्लास में समझ आते हैं, क्योंकि ओवरऑल फिर ये डिस्कशन पूरे चैप्टर्स की कभी भी नहीं होती। लास्ट में ही आपको समझ आती है कि बुक में क्या था चैप्टर वाइज। तो ज़्यादा फोकस कीजिए इन चैप्टर्स पे जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे, उनके टॉपिक्स, उनके टर्म्स उनसे रिलेटेड हैं इस ओरिएंटेशन में। तो एटलीस्ट आप यूज़ टू हो जाएंगे एक बुक के बेसिक टर्म्स के साथ, और आपको समझ आएगी कि कौन कौन सा चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कितनी परसेंटेज है उसकी पेपर वाइज। क्योंकि लास्ट में जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तब वो पूछ रहे होते हैं कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ें, कौन से चैप्टर पे कौन से टॉपिक को ज़्यादा कंसर्न करें। तो इस वीडियो में आपको एटलीस्ट वो सारे पॉइंट्स या वो सारे टर्म्स या वो सारी इंपॉर्टेंस जो हर चैप्टर की है फेडरल बोर्ड के पेपर वाइज, इवन जो टेस्ट वाइज जो आपके नस्ट या नम्स वगैरह या ईटा वगैरह के टेस्ट होते हैं, उनमें भी जो इंपॉर्टेंस होती है हर चैप्टर की, वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो मैं कहूँगा तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एटलीस्ट अपीयर ही नहीं है। अब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, ये उससे ज़्यादा टफ़ है, चाहे जो भी आप समझें, लेकिन एटलीस्ट ये बहुत टफ़ है उस सेंस में जो फर्स्ट ईयर का था कि वहाँ कोर्स कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं था जितना ज़्यादा कोर्स कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। और एटलीस्ट जो बायो में मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा है इस सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। उनको फ़ायदा ये है कि जो उन्होंने बायो केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायो में वो यहाँ आसानी से इस पूरे एक चैप्टर है उसका बायो केमिस्ट्री का, वो कर सकेंगे। जिस तरह आपके 10th की बायो केमिस्ट्री थी केमिस्ट्री के बुक की, इसी तरह बायो केमिस्ट्री आपको यहाँ भी मिलेगी और वो चैप्टर आपको फ़ायदा देगा। इंजीनियरिंग वालों को मैं कहूँगा कि उनका एक और प्लस पॉइंट हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लिखते रहते हैं, यानी क्वेश्चन जिस तरह मैथ्स के सॉल्व करते रहते हैं। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी, वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। लिखते हुए जितना आप उसे लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको, और बहुत बड़ा पोर्शन है सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैं आपको कहूँगा एटलीस्ट कि जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते जाएंगे, जो आप बहुत सारा लोग डराते भी रहते हैं, टीचर्स भी डराते रहते हैं, तो जितना आप लोग उस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे लिखने में, उतना ही ज़्यादा आप फ़ायदा होगा आपका। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताऊँगा, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑलरेडी इस चैनल पर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा काम किया हुआ है। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, यानी पढ़ना चाहते हैं, वो वीडियोस जो मैंने रैंडमली बनाई हुई हैं डिफरेंट चैप्टर्स की, और बहुत सारा कंटेंट है आपको। इवन अगर एकेडमीज़ में भी चले जाएं, आपको इतना कंटेंट उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं मिलेगा जितना मैंने बनाया। तो मैं रेफ़र करूँगा कि एटलीस्ट उन वीडियोस को भी देखिए। मैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट का पोर्शन बना देता हूँ और आपको वो शो हो जाएंगे मेरे चैनल पे। कम से कम एटलीस्ट कोई 15-20 टॉपिक्स हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, और जो कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा आती हैं, मैक्सिमम कन्वर्जन्स मैं यहाँ करा चुका हूँ। एक तो आपको वीक वाइज मिलेंगे जो कॉलेज वाले रेफ़र करेंगे, और एक मेरी वो वीडियोस होंगी जो रैंडमली आती जाएंगी। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए एटलीस्ट इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट्स कीजिए अपने, ताकि मुझे भी फ़ायदा और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारे पास जिस तरह फर्स्ट ईयर में 4 सेक्शंस होते हैं, इसी तरह यहाँ भी 4 सेक्शन होंगे, A, B, C और D। एलोकेशन ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें, आप लोगों को ऑलरेडी पता है सेक्शन A फर्स्ट ईयर में भी 17 मार्क्स का होता था, और ये 20% ऑफ द पेपर होता है। सेक्शन B और C में हमारे पास 7 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, चॉइस दोनों में होती है, और ये 50% ऑफ द टोटल पेपर है। इसी तरह सेक्शन D जो है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसमें, और इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी चॉइस मिलती है, और कैसे आप इस चॉइस को अवेल कर सकते हैं उस पर भी लास्ट में मैं डिस्कशन करूँगा। अभी मैं आपको जनरल डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि किस तरह हमारा डिवीज़न है पेपर का, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के पेपर की तरह ही है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पेपर में कोई डिफरेंसेस नहीं होते। चैप्टर की एलोकेशन डिफरेंट हो सकती है, वो हम लास्ट एंड में डिस्कस करेंगे, आपको वीडियोस में पता चलता जाएगा। ये 30% ऑफ द पेपर होता है सेक्शन D। सेक्शन A चूँकि MCQs है, तो सेक्शन A की अगर हम बात करें, उसमें 17 MCQs हैं। वो हर चैप्टर से मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकते हैं। जिस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है
ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूँगा एंड में, तो उस चैप्टर्स में से 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, वो एलोकेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपने अगर एलोकेशन समझनी भी है कि सेक्शन ए MCQs की एलोकेशन कैसे समझी जाए, तो आप कोई भी पुराना जो पेपर है वो उठा के आप उसमें से हर चैप्टर वाइज वो MCQs अगर मार्किंग करें या ग्रेडिंग करें उसकी, तो आपको समझ आएगी कि कुछ चैप्टर्स में से 2 MCQs आए हैं, कुछ चैप्टर में से 1 MCQs आया हुआ है। तो वो आपको खुद भी पता चल सकता है चैप्टर वाइज के MCQs किस तरह आते हैं। सेक्शन बी में जो चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं वो चैप्टर 13, 14 और 21 से 24 तक के चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है सेक्शन बी में, और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे सेक्शन बी में। इसी तरह सेक्शन सी में जो चैप्टर्स हैं 15 to 20, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो ये पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक पोर्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे टीचर्स इसके बारे में बताते हैं। सेक्शन डी में जो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है पहले चैप्टर नंबर 15 और 20 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 13, 14 और 21 to 24 होगा, यानी इसकी भी जो डिवीज़न की गई है वो पूरे बुक वाइज की गई है। पहले 15 to 20 एक क्वेश्चन नंबर 5, 13, 14 चैप्टर को इंक्लूड करके और 21 से 24 तक। हम इसको जो चैप्टर 13, 14, 21 और 24 है इसको कंप्लीट इनऑर्गेनिक नहीं कह सकते, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हूँ कि 15 to 20 हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिक है। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 5 के चैप्टर 13, 14, 21 और 24 है आपके, वो कंप्लीट इनऑर्गेनिक होंगे। इसमें आपको इंडस्ट्रियल मिलेंगे, इन्वायरमेंटल मिलेगा। जिस तरह आप लोगों ने 10th में अगर डिवीज़न देखी हो, बायो केमिस्ट्री उसमें होती थी, इंडस्ट्रियल होती थी केमिस्ट्री में, इसी तरह आपके पास इनऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन मिलेगा यहाँ 13 और 14 चैप्टर का, जो बहुत लेंथी चैप्टर भी हैं, तो उन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे और उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया ताकि इक्वल डिविजन हो सके। तो जो उसका ए पोर्शन है वो चैप्टर 15 से 20 का आएगा, और जो बी पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 13, 14 और 21 to 24 का हिस्सा होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास वो एस और पी ब्लॉक का है, जिसको चैप्टर नंबर 13 कहते हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शन में हम देखें तो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत लेंथी चैप्टर है। कंसेप्ट वाइज भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है इसमें, आपको बहुत सारे टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो पीरियड 3 को एटलीस्ट आपको इवन रटा होना चाहिए कि इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, सोडियम से आर्गॉन तक कैसे याद रखा जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक्रोनिम्स वगैरह याद हैं, जिस तरह हम कहते हैं हाली ने की रब से फरियाद वगैरह, जो फर्स्ट ग्रुप के लिए किया जाता है, तो इस तरह मैं अपने चैनल में इवन अपलोड करने वाला हूँ 1-2 दिन में पीरियोडिक टेबल को याद कैसे शॉर्ट टर्म्स में किया जा सकता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको ऑलरेडी याद हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाता है उसके बारे में भी उस वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह ग्रुप 1 एलिमेंट्स आपको याद हों, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स याद हों, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स। इसमें जो डिस्कशन होगी इस चैप्टर में वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आ जाते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसके केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर्स में इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो जितना आप लोग ज़्यादा पीरियोडिक टेबल पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर आपको समझ आएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास DNF ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इसमें ज़्यादातर D ब्लॉक से रिलेटेड ही डिस्कशन है। F ब्लॉक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हद तक ही है, इवन F ब्लॉक को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिस्कस नहीं करते, तो आपको D ब्लॉक पर ही फोकस करना पड़ेगा। लेकिन D ब्लॉक के एटलीस्ट आपके एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो उसमें उसके जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कशन होगी, फिर D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, और उनके डिफरेंट एलिमेंट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, कम्प्लेक्सेस के बारे में, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या कहती है, ये डिस्कस होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में और उनके रिलेटेड रिएक्शंस जो हैं, जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कॉपर है, इनके रिएक्शन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी जो दोनों चैप्टर हैं काफ़ी लेंथी भी हैं और काफ़ी टफ भी हैं, तो एटलीस्ट आपको इन 2 चैप्टरों को टाइम देने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल पे, जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जब तक आपको पीरियोडिक टेबल पे पूरा कंप्लीट एक ग्रिप नहीं होगा तो आप इन चैप्टरों को आसानी से समझ नहीं सकेंगे।
फिर हमारा चैप्टर 15 स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट 20 चैप्टर तक जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो इसमें आपको जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जो ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा हुआ भी है, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड उनके सोर्सेज और उनके कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसी तरह फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज़ आपने 10th में ही पढ़ी थी भाई। ऑलमोस्ट उसी तरह का ही कंटेंट इस चैप्टर में आपको मिलेगा। थोड़े बहुत डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपको मिलेंगे। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये जो टॉपिक है ये आपने वहाँ 10th में नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ आप पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर को आप कैसे डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब फिर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको मैं कहूँगा कि बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं बहुत सारी। मॉर्कोनिकॉफ रूल और ग्रिग्नार्ड, मॉर्कोनिकॉफ रूल है जो बहुत लेंथी टॉपिक है, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी इंट्रोडक्शन उसका दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट वो वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिए। यहाँ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को पढ़ेंगे। ये आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ आप उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। 10th वाले पैटर्न पे नहीं पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आपको मिलेंगे। तो जब तक आप इस चैप्टर पे फोकस ना करें, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा कि हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझिएगा जब आपको टीचर्स पढ़ा रहे हो, या अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और जब मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, या कन्वर्जन समझने के लिए, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपना होल्ड रखने के लिए आपको इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही बैकबोन है। मैक्सिमम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन आपको यहीं मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन, साइक्लोअल्केन्स भी आप यहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ एक रिएक्शन आप पढ़ेंगे अल्केन से रिलेटेड, जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर अल्कीन स्टार्ट हो जाएगा। इधर आइसोमेरिज्म आप डिस्कस करेंगे। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं और किस किस टाइप के आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और मुख्तलिफ स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में यहाँ डिस्कशन होगी। इसी तरह अल्काइंस डिस्कस होंगे। और लास्ट में जो नया टॉपिक जो आपने बिल्कुल भी सिर्फ नाम ही सुना होगा, इसी चैप्टर का हिस्सा होगा और वो भी काफ़ी लेंथी टॉपिक्स हैं, बेंजीन और उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, या सब्स्टिट्यूट बेंजीन्स के रिएक्शन होंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है। तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपने, जिस तरह मैंने इनऑर्गेनिक के सेंस में कहा कि आपको पीरियोडिक टेबल समझना है, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है और बहुत अच्छा होल्ड करना है, तो आपको इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन कन्वर्जन्स और रिएक्शंस में आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके बाद है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड भी और अमाइंस, इनसे रिलेटेड भी ऑलरेडी मेरी SN1, SN2 और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन, यानी अल्काइल हैलाइड का जो पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए अपने चैनल पे। तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट उन पे भी अगर आपने पहले से ही पढ़ना है बग़ैर इसके वेट किए कि आपको कॉलेज वाले रेफ़र करें, तो मैं आपको रेफ़र करता हूँ कि मेरी उन वीडियोस को देखिए और आपको ये चैप्टर एटलीस्ट उन 3-4 टॉपिक से समझ आ जाएगा। क्योंकि बुक्स के अलावा भी मैंने डिफरेंट बोर्ड्स को यूज़ करके, मतलब पंजाब बोर्ड को और KPK बोर्ड को और सिंध बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको इन्वॉल्व करके, और इवन उनसे भी थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन जो मुझे पता है कि टेस्ट में आते हैं, तो मैंने इनको यूज़ करवाया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय अल-इसरा ह्यूमेन आप टाइप करें, या अल्काइल हैलाइड का SN1, SN2 जो रिएक्शंस हैं बाय अल-इसरा ह्यूमेन, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैंने उसमें बनाया हुआ है। तो इसमें आपको अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा और अमाइंस की डिस्कशन होगी। अमाइंस की वीडियो भी मैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। फिर अगला जो चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का है, इस चैप्टर में मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ वीडियो में, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन होगा वो अल्कोहल से रिलेटेड होगा, फिर उनकी प्रिपरेशन होगी, फिर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। यही क्राइटेरिया फिनोल्स का और ईथर्स के सेंस में भी होगा। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इनके इंट्रोडक्शन में नॉमेनक्लेचर सबके लिए होता है, और नॉमेनक्लेचर की मैं खुद एक पूरा नॉमेनक्लेचर का सीरीज़ इंशाल्लाह इस चैनल में अपलोड किया करूँगा।
कुछ वक्त के बाद, जिसमें आपको स्टार्टिंग से हाइड्रोकार्बन से लेके एंड तक आपको नॉमेनक्लेचर मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इवन खुद समझने के लिए भी, क्योंकि नेमिंग बहुत ज़्यादा बच्चों को समझ नहीं आ रही होती। तो नेमिंग में यहाँ बताऊंगा आपको बहुत सारी, जो इवन बुक्स में है या डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स में है, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट में भी अपेयर होना है, इसीलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ और ये लेंथी डिस्कशन हो रही है, ताकि आपको फोकस हो कि यार सिर्फ ये पेपर ही नहीं देना बल्कि टेस्ट में भी अगले साल अपेयर होना है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अभी पेपर भी नहीं दिए बोर्ड के, आप लोगों को इतनी सेंस नहीं आएगी जब तक आप लोग उस पेपर में अपेयर नहीं होंगे, और उसके बाद आप सीधा अपेयर होंगे टेस्ट में। तो मैं यहाँ से ही आपको इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ मिलेंगी इस चैनल में, तो साथ रहिए, जुड़िए रहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होंगी जो हर किसी की होती हैं, चाहे अल्कोहल्स की, फिनोल्स की, ईथर्स की, तो यहाँ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की होंगी। स्ट्रक्चर डिस्कस होंगे, प्रिपरेशंस होंगी, रिएक्टिविटी होंगी इनकी, मतलब मुख्तलिफ रिएक्शंस जो एल्डिहाइड और कीटोन्स करते हैं वो डिस्कस होंगे, और रिएक्टिविटी का डिफरेंस होगा कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या कीटोन्स का, वो इस चैप्टर में डिस्कस होगा। इसी तरह जो अगला चैप्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से रिलेटेड है। जो लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको मैं कह रहा था कि 15 से 20 तक हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, यहाँ भी नॉमेनक्लेचर डिस्कस होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिस तरह एल्डिहाइड कीटोन्स की वैसे इसकी, इसी तरह स्ट्रक्चर डिस्कस होगा। अब एसिडिटी डिस्कस होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट जो एसिड्स हैं उनके बेसिस में उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। इसी तरह एसिडिटी, फिनोल, अल्कोहल्स और ईथर्स के साथ के कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड है या फिनोल, अल्कोहल या ईथर्स हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। प्रिपरेशंस, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, इसकी डिस्कशन होगी। रिएक्टिविटी, कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कैसे रिएक्टिव बन सकता है, कौन से अगर एजेंट्स इसके साथ मिलें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ या रिएक्टिविटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है या नहीं। इसी तरह रिएक्शंस होंगे डिफरेंट टाइप के, वो आप डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर। अब स्टार्ट होगा वो वाला पोर्शन जिसके बारे में कह रहा था मेडिकल के सेंस में कि मेडिकल वालों को फ़ायदा होगा, वो है बायोकेमिस्ट्री 21, और ये अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं होगा, ये ख़ुद अलग एक चैप्टर है। यहाँ हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया जाएगा, प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस किया जाएगा। जिस तरह मैं कह रहा था कि बायोकेमिस्ट्री बायो वालों के लिए फ़ायदा होगा, तो यहाँ वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और ऑलरेडी वो 10th में बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में उन्हें फ़ायदा था, जबकि इंजीनियरिंग वालों को प्रॉब्लम होती थी, मैथ्स वालों को या जिन्हें कंप्यूटर पढ़ा होता था। मिनरल्स भी डिस्कस होंगे, लेकिन इस मिनरल्स को सिर्फ MCQs के सेंस में पढ़िएगा, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। ओवरऑल कोई क्वेश्चन इससे आए, यहाँ MCQs आते हैं, और ख़ास तौर पे नस्ट या नम्स वगैरह में इसके MCQs आते हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चंस अगर कोई MCQs के सेंस में बनता है तो वहाँ इस मिनरल से बन रहा होता है। तो मैं उन बच्चों को जो कहीं अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाना चाहते हैं तो मिनरल्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, MCQs के सेंस में, ना कि उसे पूरा याद करने की कोशिश कीजिए। अगला चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। जिस तरह 10th में होता था कि बायोकेमिस्ट्री के बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट होता था, यहाँ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, इसमें इंट्रोडक्शन होगा। ये उस तरह की इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ डाइज डिस्कस होंगे, और ये ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें लिपस्टिक्स वगैरह और ये हेयर डाई वगैरह इन चीज़ों के बारे में बात होती है, तो लड़कों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ आएगी। पेस्टिसाइड्स वगैरह डिस्कस होंगे, पेट्रोकेमिकल्स डिस्कस होंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स डिस्कस होंगे। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि कॉस्मेटिक्स वगैरह की डिस्कशन यहाँ होगी, तो उनको फ़ायदा होगा। और इवन यहाँ रट्टा बहुत ज़्यादा इन चैप्टरों में यूज़ हो रहा होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी होगा, लेकिन कुछ टर्म्स में जिस तरह कॉस्मेटिक्स या डाइज वगैरह में कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो रट्टे से आसानी से याद किए जा सकते हैं। और ये चैप्टर आसान होते हैं, बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे 21, 22 और 23 चैप्टर को मैं उनका कहूँगा कि ये बहुत आसान है, इवन इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, तो कभी ना छोड़िएगा, काफ़ी अच्छा नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। एडहेसिव्स वगैरह में डिस्कशन यहाँ इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हम इन्वायरमेंटल, जो हमारा 23rd चैप्टर होगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ डिस्कस होगा, इसी तरह केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर डिस्कस होगा। वाटर पॉल्यूशन और ट्रीटमेंट, या ऑलरेडी आप लोगों ने 10th में थोड़ा बहुत वाटर पॉल्यूशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो यहाँ भी वैसे ही डिस्कशन होगी। ग्रीन केमिस्ट्री इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन MCQs के रिस्पेक्ट से आ सकता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाटर पॉल्यूशन, उसकी ट्रीटमेंट है, और केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरह आप एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आपने बिल्कुल भी ये टर्म नहीं सुना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप जो एक तो क्लासिकल मेथड पढ़ेंगे, लेकिन जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इसमें।
मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होंगे, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किस तरह हम बताते हैं कि एक कंपाउंड का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, और कैसे हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स और किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह की वाइब्रेशन है, किस तरह की रोटेशन है, और किस तरह की फ्रीक्वेंसीज़ हैं। वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके NMR हम यहाँ पढ़ेंगे, हम यहाँ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और उनके एलिमेंट्स को और उनकी वाइब्रेशंस को और डिफरेंट रिलेटेड टर्म्स उससे पढ़ेंगे इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री का। यहाँ से भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम कह रहे होते हैं, उसमें से एक हिस्सा इसमें इस चैप्टर में से ज़रूर आता है। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में से कभी NMR आता है, कभी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और कभी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रही होती है। इस चैप्टर में ये जो मैंने अभी बनाया हुआ है आपको दिख रहा है मार्क्स ग्रेडिंग का, तो ये मैंने HSSC 2 की मार्क्स ग्रेडिंग की हुई है डिफरेंट चैप्टर्स की, कि किस तरह पेपर में हर चैप्टर को डिवाइड किया जाता है पेपर के मार्किंग वाइज। मैंने ओवरऑल डिफरेंट पेपर्स को स्टडी किया और उनसे मैंने ये कंटेंट उठाया कि किस तरह उनको डिवाइड किया जाता है और कितने कितने हर चैप्टर में से कितना कंटेंट आता है। तो ये ग्रेड आपको एटलीस्ट हर वक्त आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, जिस चैप्टर को आपको दिखता है कि यार कितनी इंपॉर्टेंस है, तो फेडरल बोर्ड कुछ इसी तरह की इंपॉर्टेंस देता है। 90% आप कह सकते हैं कि ये ग्रेडिंग ठीक है, 10% थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। इतना तो ईमान में भी इंसान की कमज़ोरी होती है। तो 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एटलीस्ट 90% ये ग्रेडिंग बिल्कुल ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए और चैप्टर्स को उतना ही ज़्यादा फोकस कीजिए जितनी यहाँ इंपॉर्टेंस मैंने दी है। लॉन्ग क्वेश्चन के अगर सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें चैप्टर 13 का, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर, जिस तरह मैं कह रहा था कि आपके पास जो चैप्टर 13 S और P ब्लॉक का चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी अगर परसेंटेज देखें 16% आपको यहाँ मिलेगा पेपर में। 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, एक लॉन्ग पार्ट होगा, और टोटल मार्क्स जो शॉर्ट क्वेश्चन के हैं वो आपको, चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन के 9 मार्क्स, और एक पार्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन का आ रहा है उसके 7 मार्क्स। तो ओवरऑल 16.16% आपको परसेंटेज मिलेगी यहाँ टोटल पेपर में फर्स्ट चैप्टर की, यानी 13 चैप्टर की। फिर अगर आप चैप्टर 14 को देखें, वहाँ से भी 3 शॉर्ट्स आ रहे हैं, इसी तरह एक लॉन्ग का पार्ट आएगा, और ये एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा पहले 2 चैप्टर के लिए, कि इनमें से एक ज़रूर एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ रहा होता है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये पहले 2 चैप्टर लेंथी भी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप इसकी वेटेज भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 या 16% है। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी चैप्टर्स हैं और लेंथी भी चैप्टर हैं और टफ चैप्टर भी हैं, और जिसके लिए मैंने कहा था कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होना ज़रूरी है। चैप्टर 15 देखें, जिस तरह मैंने कहा था कि वो इतना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी नहीं। उसके आप एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, और उसके 3 मार्क्स होंगे, 3% अगर आप टोटल पेपर का देखें। 16 चैप्टर जिस तरह मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन बैकबोन है। तो आप देख रहे हैं इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 9 मार्क्स हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन के। इसी तरह 2 पार्ट्स आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के, और 2 पार्ट्स, अब एक 2 मार्क्स का है, एक 6 मार्क्स का है, और टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। लेकिन 17% आपका पेपर का हिस्सा होगा, और मैं कहूँगा कि 17% नहीं, वजह ये है कि ये पूरे 15 से लेकर 20 चैप्टर तक यही चैप्टर के बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा इवन 35% ऑफ द पेपर यहीं पर आपको, ख़ासतौर पे ऑर्गेनिक का पोर्शन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। फिर मैं कहूँगा कि 16 चैप्टर को ना छोड़िएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक आपको समझ नहीं आएगी। 17 चैप्टर जो है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है उस सेंस में नंबर्स वाइज, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वहाँ आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकता है। मतलब जहाँ मैंने यहाँ तो नहीं दिखाया हुआ पेपर में, लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ आपको 18 चैप्टर में 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, वही पार्ट शिफ्ट होकर 17 में वापस आ सकते हैं और मर्ज हो सकता है, यानी 18 का 17 में जा सकता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, कि 18 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहाँ चला जाए 17 में, और 18 का पेपर में ना आए लॉन्ग क्वेश्चन। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ दोनों 17 और 18 से आ रहे हैं, और इनकी परसेंटेज आलमोस्ट बराबर हो सकती है। कभी 18 वाले की 11% हो सकती है और कभी 17 वाले की 11% हो सकती है, जिस तरह अभी 17 की 6.06% है। इसी तरह 19 चैप्टर जो आपके पास है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग पार्ट आपके पास हो सकता है, और वो 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 6 नंबर का
लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो ये 19-20 में शिफ्ट हो सकता है कि आपको 19 का लॉन्ग क्वेश्चन ना मिले और आपको 20 का लॉन्ग क्वेश्चन मिले। तो ये शफलिंग थोड़ी बहुत यहाँ हो सकती है कि 19 का क्वेश्चन 19 में से लॉन्ग क्वेश्चन ना आए और वही लॉन्ग क्वेश्चन 20 में से आ जाए, और इसी तरह 20 में से ना आए जिस तरह यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 19 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये शफलिंग इन चैप्टरों में हो सकती है कि 17 का 18 के साथ और 19 का 20 के साथ, लेकिन इंपॉर्टेंस है इन चैप्टरों की 18, 17 और 19, 20 की। फिर उसके बाद आपके पास 21 चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। फिर हमारे पास है इसी तरह 21 का 3 एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह 23 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, और जो 24 है उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा। जिस तरह मैंने कहा था कि वो NMR अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड आपको एक पार्ट लॉन्ग में मिलेगा और एक शॉर्ट में भी मिलेगा क्वेश्चन। तो इस चैप्टर की भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है। टोटल जिस तरह 20 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने लिखा है यहाँ 6 क्वेश्चन, असल में ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ मैंने थोड़ी बहुत गलती कर दी है। 3 क्वेश्चन हैं और उनके 8 पार्ट्स होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होता है, जो सेक्शन D कहलाता है। टोटल शॉर्ट मार्क्स से जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो 60 होंगे, और इसी तरह लॉन्ग मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का होता है और 3 क्वेश्चन होते हैं तो 39 मार्क्स के होंगे, और ये आपकी 100%। मैं फिर कहूँगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस सेकेंड ईयर से रिलेटेड बनाई हुई हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड बनाई हैं, जो आपको बिल्कुल एंड में पता चलता है कि कन्वर्जन भी कोई चीज़ होती है और वो आपके टेस्ट वगैरह में आती है। तो जो बच्चे पढ़ाकू हैं एटलीस्ट उनको मैं कहूँगा कि वो मेरे इस चैनल को कि उन वीडियोस को देखें, उनके लिए फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रमोट करेंगे मेरे चैनल को, जितना मुझे मोटिवेट रख सकेंगे, उतना मैं ज़्यादा इस चैनल पे काम करूँगा और उतना आपको फ़ायदा होगा। खुश रहिए और घर पे रहिए ताकि सबके लिए आसानी हो, और अपने अपनों का ख्याल रखिए और अल्लाह को याद कीजिए। मुश्किल का वक्त है और दुआ कीजिए ताकि इस मुश्किल के वक्त से हम सब निकल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।